नमस्कार। अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे उन रिपोर्ट्स की जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विकसित होने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही हैं। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया में अपनी पहचान साबित करती दिखाई दे रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के बढ़ते आर्थिक कदमों पर तमाम एजेंसियों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की जानी मानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के भीतर भारत की रेटिंग को 2 गुना कर दिया है। हम बता दें कि मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा बढ़ाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक बढ़ाकर इसे ओवरवेट कर दिया गया है। इसी तरह रिसर्च फर्म ने चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया पर आउटलुक को घटा दिया है। इससे पहले डेट सीलिंग मसले को देखते हुए फिंच ने अमेरिका पर आउटलुक घटा दिया था। आपको यह भी बता दें कि जब कोई रिसर्च फर्म किसी मार्केट को ओवरवेट कहती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट दूसरे बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक ने भी भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2 लाख रुपए यानी कि $2,500 है, जो वित्त वर्ष 2047 तक 7.5 गुना बढ़कर 14.9 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाएगी। इसका आधार क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 6 करोड़ 85 लाख आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं 5 लाख रुपए के आय वर्ग में 8.1% की वृद्धि हुई है, जबकि 10 से 20 लाख रुपए के समूह में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 20 से 50 लाख रुपए के आय वर्ग में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के आय वर्ग में 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। एसबीआई की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2012 की तुलना में 13.6% करदाताओं ने निम्न आय वर्ग को छोड़ दिया है। ये सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की थी। पीएम का कहना था कि जीडीपी का साइज बड़ा होगा तो आम लोगों की आय खुद ब खुद बढ़ जाएगी। पीएम ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य भी रखा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जी, हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। नितिन गुप्ता, अध्यक्ष सीबीडीटी, और अनिल पद्मनाभन, वर्ष पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जो सुनहरी तस्वीर सामने आ रही है उसका एक आधार ये भी बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड आईटीआर फाइल किए गए हैं। क्या ये जो है कैलकुलेट करने के लिए ये आधार को सही मानना ठीक है या कुछ और चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं? आपने जैसे अभी जो रिटर्न फाइलिंग सीज़न हुआ जी, उसमें जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लगभग 16% रिटर्न ज़्यादा फाइल हुए हैं। लगभग 53 लाख लोग नए रिटर्न फाइलर सामने आए हैं जो हमने एनालिसिस की है, वो तो एक पहलू है। और अगर पिछले 9 वर्ष में अगर हम देखें कि क्या आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है जी, तो वो और एक तस्वीर को साफ कर देगा। जैसे कि अगर मैं आपको आंकड़ा दूं कि वित्त वर्ष असेसमेंट ईयर 13-14 से और 22-23 के बीच में जी, जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स हैं जो कि रिटर्न फाइलर होते हैं और कुछ टैक्स पे करते हैं बट रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स कटता है या कुछ है, तो उनकी संख्या में लगभग 78% की वृद्धि हुई है। जी, जो रिटर्न फाइलर हैं इनमें से उनमें 123% की वृद्धि पिछले 10 साल में हुई है। जी, ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोग जो हैं वो रिटर्न जो टैक्स पेयर है और रिटर्न फाइलिंग में गैप को कम कर रहे हैं और अधिक लोग रिटर्न फाइल करने में आ रहे हैं। और पिछले 2 साल में जो अनुभव हुआ है रिटर्न फाइलिंग का,
वो अभूतपूर्व रहा है। टैक्स पेयर्स ने इसको बहुत सराहा है, और जिस वृद्धि से प्रोसेसिंग की गई है रिटर्न की और रिफ़ंड जारी किए गए हैं, उससे एक टैक्स पेयर में बहुत ही अधिक कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ है। और हमारा ये सोचना है कि यदि यही पद्धति रहती है तो इससे टैक्स पेयर सामने आएंगे और अधिक से अधिक वो टैक्स जमा करेंगे। एक इसका उदाहरण ये, मैं पिछले 9 साल का चूँकि मैं बात कर रहा था और मैं दे रहा था, तो पिछले 10 साल में हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 160% बढ़ के पहले 13-14 में ये 6.4 लाख करोड़ के लगभग था, जी। जो पिछले साल 16.61 लाख करोड़ रहा। और इस वर्ष में जो हमारी ग्रोथ है, नेट कलेक्शन की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और 15% से अधिक बनी हुई है। तो माना जाए कि जब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ती है तो विश्वास बहाल हो रहा है, नीतियों के समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं, एक बात, और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। जी जी, बिल्कुल, उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। और कुछ डेटा जो मेरे पास है, कुछ डेटा SBI की कोई रिपोर्ट में भी आया और कुछ डेटा मेरे सामने हैं। अगर मैं 13-14 में जो रिटर्न फाइलर्स के डेटा को देखता हूँ, तो 0 से 2.5 लाख के बीच में जो रिटर्न फाइलर थे, और 19-20 में ये इसमें घटोतरी हुई 25% की, और 19-20 से 21-22 के बीच में लगभग 22.5% की घटोतरी हुई। दैट मीन्स ये 2.5 लाख तक के जो रिटर्न फाइलर हैं वो कम हो रहे हैं, और उससे ऊपर की आय के जो हैं वो बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज़ ए शिफ्ट फ्रॉम इनकम डिस्क्लोजर और डीपनिंग हो रही है, जिससे कि जैसे 50 लाख का मेरे पास अभी डेटा है, 50 लाख से अधिक रिटर्न का जो आय दिखाई है, 13-14 के मुकाबले 19-20 में इसमें 436% की वृद्धि हुई, और 21-22 और 19-20 के कंपैरिजन में काउंट करें तो लगभग 14% की वृद्धि हुई। तो ये इंगित कर रहा है कि जो टैक्स पेयर है वो अधिक से अधिक आय दिखा रहा है और दिखाना चाहता है, और डीपनिंग हो रही है और शिफ्ट है लोअर इनकम से हायर इनकम की तरफ। जी जी, ये अनिल पद्मनाभन जी, ये टैक्स पेयर्स की संख्या में तो इजाफा हो ही रहा है, वो एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से भी बाहर आए हैं। ये दूसरी एक सुनहरी तस्वीर है। ओ बिल्कुल, आपने सही बोला। जो सर ने भी बताया, एक जो वेल्थ इफेक्ट का इशारा किया इन्होंने कि जो बड़े हैं जी, तो ये अगर आप ये जो जोड़िए जो गरीबी रेखा से जो उठाए हैं, ये 13 लाख में 40 लाख, अगर आप 2005 से 2022 देखोगे तो 41 लाख ये लोगों को, करोड़ 41 करोड़ लोगों मेरा को दिल बैठने लगा था आपने लाख का नहीं, गरीबी से उठाया है जी। अब ये गरीबी से उठ के जाते कहाँ हैं? मध्यम वर्ग में आए ना जी। तो मध्यम वर्ग जो है अभी जो है 40 करोड़ है अंदाजन। इसकी प्रोजेक्शन है कि 2030 तक ये 70 करोड़ हो जाएगा और 2047 तक 100 करोड़ हो जाएगा। तो ये गरीबी से हटकर मध्यम वर्ग में आएंगे, और मध्यम वर्ग में जो प्रोग्रेस जो सर ने भी बताया कि अभी जो दिख रहा है, तो अगर आप सारे ये ट्रेंड्स जोड़ोगे और साथ में आप हमारा जो देश में 1 बिलियन 100 करोड़ लोग हैं, इनका डिजिटल फुटप्रिंट भी जोड़िए, तो इन सारे आंकड़ों को जोड़ोगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि देश में परिवर्तन आ रहा है। मतलब आर्थिक स्थिति जो है, एक तो फाउंडेशन बदल गया है। जो पहले जो बेसिक्स नहीं होते थे ना, बिजली, सड़क, पानी, उनका तो मसला काफ़ी दर तक हल हो चुका है। बैंकिंग इंक्लूजन देखिए, 2010 में 40 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, आज सबके पास बैंक अकाउंट है और अब क्रेडिट के लिए खड़े हो रहे हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क डिजिटल इकोनॉमी में, तो किसी आंकड़े से भी देखो प्रोग्रेस आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बताया जा रहा है, जो अभी SBI की रिपोर्ट्स का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। ये इस आधार पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री ने तो अभी 28-29 कहा, लेकिन वो 27 तक भी बन सकती है। 1-2 साल पहले भी हम लोग उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्या ये सही लगता है? ये हो सकता है। अब हमें अब कोई मतलब नितिन जी, क्योंकि हम लोग तो ट्रेंड पकड़ते हैं ना जी। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो ट्रेंड पर नजर डालते हैं, वो ट्रेंड के हिसाब से ही 5 साल के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, 7 साल के बाद क्या स्थिति होगी,
तो उसी का आकलन करके ये तय किया गया है कि शायद हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था 28-29 नहीं बल्कि 27-28 तक हम लोग संभवतः हो जाएं। हम तो यही कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक टैक्स की वृद्धि हो। और अभी जो रिसेंट आरबीआई का जो देखने में आया कि लगभग 8% की हम ग्रोथ इस वर्ष में भी आ सकती है हमारी, और जिस प्रकार से कर की जो वृद्धि हो रही है, डायरेक्ट टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स भी, जो लगभग एक इनडायरेक्ट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ का एक लगभग बेस पर मंथ का कलेक्शन का बेस हो गया है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिस प्रकार से अभी ग्रोथ कर रहा है, उससे लगता है कि हम जो हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं इस बजट में इस वर्ष के लिए, जो बजट एस्टिमेट बोलते हैं हम, वो तो अवश्य पूरे होंगे। और ये सब हमें आगे प्रगतिशाली भारत की तरफ, प्रगतिशील भारत की तरफ लेके जाएगा। और जो आपने कहा 2027 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो हमें तो लगता है कि इन सब जो टैक्स पेयर का ट्रस्ट ला रहे हैं, एक आपने नोटिस किया होगा कि एक AIS हम एक जो स्टेटमेंट 26 AS होता था और उसके बाद हम AIS स्टेटमेंट लाए, उसने भी बहुत चेंज लाया है टैक्स पेयर के रुझान में। और अब जिस तरह से हमने प्री फिलिंग दे दिया रिटर्न का, वो बड़ा सहूलियत करता है टैक्स पेयर को। तो हमारा प्रयास रहेगा कि टैक्स पेयर को सहूलियत बढ़ती जाए और वो उस सहूलियत के कारण भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग में वो कन्वर्ट हो जाए और वो टैक्स पेयर बन जाए। सो ये हमारा प्रयास रहेगा और इसी तरफ हमें लगता है कि अनिल जी, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कितनी गंभीर है? क्योंकि हमें पहले उन्होंने इक्वल वेट दिया था, अब उन्होंने उसको ओवरवेट कर दिया है। चीन ओवरवेट था, अब इक्वल वेट कर दिया गया है उसका, तो रिवर्स हो गई है पोजीशन क्या? बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए ना, ये जो बदलाव आया है जी, ये कोई मतलब ये क्यों करते हैं ये? बिकॉज पब्लिक ये जो निवेश करते हैं ना मार्केट वगैरह में, इन्हीं इंडेक्सेस पे करते हैं। तो जब ये वेट्स क्यों बदलते हैं? क्योंकि इनमें रिटर्न्स जो है, जो निवेश जो करेगा उनको जो रिटर्न मिलेगा, तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे इकोनॉमी, आप चीन की आर्थिक स्थिति देखिए, आज दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। और पिछले 3 साल में भारत एक तरीके से लाइट हाउस बन गया है दुनिया में। और ये भारत में ही नहीं कह रहे, बाहर वाले भी कह रहे हैं, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट आया था हाल में जो उन्होंने कहा था कि इंडियाज़ डेकेड। तो अब आप हमारे उसमें साथ जोड़िए डिजिटल इकोनॉमी, तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का डेकेड आ रहा है। तो अब जब ऐसा अनुमान है आगे, तो वेट्स तो बदलेंगे ही। तो बिकॉज यहाँ वो सिग्नल दे रहे हैं कि फ्यूचर में अगर रिटर्न्स चाहिए तो ये है मार्केट। जी। और केवल यही नहीं है, हम बताते हैं कि अमूलचूल बदलाव हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था की। अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा की बात करें, 2014 में 285 बिलियन डॉलर थी, अब 2023 में 603 बिलियन डॉलर है। अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP की अगर बात करें प्रतिशत में, कॉरपोरेट ऋण की, तो 2015 में 65%, ये घटकर 2023 में 50% हो गया है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2013 से 2023 की बात करें, 2013 में 22 बिलियन डॉलर था, 2023 में 46 बिलियन डॉलर पर आ गया है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड निवेश भी 2013 में 100 बिलियन डॉलर था, 2023 में 500 बिलियन डॉलर हो गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारा रेल कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रोड्स और हाईवेज बनाने की स्पीड जो है वो तकरीबन 7 गुना से भी ज़्यादा हो गई है पिछले अगर एक डिकेड की या 10 सालों की बात करें तो। अरे बिल्कुल, आप 10 साल क्यों दे रहे हो? 2000 से देखिए, जब ये रूरल रोड्स अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू हुआ था, तो उससे और 2014 के बीच में करीब 400,000 किलोमीटर बने, 300,000 किलोमीटर बने। अभी 600,000 मैक्सिमम पे आ गया है। तो रूरल रोड्स, जब आप सड़कें नहीं बनाओगे तो जो निवेश, जो गांव में जो निवेश का पहला स्टेप तो सड़क बनाना है, फिर ही बिजली आएगी, फिर ही पानी आएगा। तो आपने अभी सारे रूरल रोड भारत में सारे गांवों में कनेक्टिविटी दे दिया है। तो आप हाईवेज ही मत देखिए, रूरल रोड्स को देखिए, इन सबको जोड़िए। तो जो एक लॉजिस्टिक्स में जो एक फंडामेंटल रीसेट आया है वो हमें सामने नज़र आ रहा है। जी, तो कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ अभी उड़ने के लिए पटरी पर आ गया है, अभी उड़ान तो बाकी है। ये जिस डिकेड की बात कर रहे हैं, जिसका जी
बात कर रहे हैं वो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया है, वो तो उसकी उड़ान तो अभी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल उड़ान शुरू हो गई है। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, जो भारत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आए हैं वो इतने गहन हैं, और उनके आप सामने दो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं, एक इनकम टैक्स में बदलाव जो है और फेसलेस असेसमेंट, उसने बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, और विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है। जिस प्रकार से हम रिटर्न फाइलिंग है, हमारी प्री फिलिंग है और रिटर्न प्रोसेसिंग है, वो भी विश्व में कहीं भी नहीं है। और तीसरा है जीएसटी, जो जीएसटी का जो बदलाव आया 2017 से, और जिसने जिस प्रकार का परिवर्तन ला दिया, वो भी विश्व में कहीं नहीं है। तो ये जो चीज़ें आई हैं, ये टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट है, और टेक्नोलॉजी ही डीपनिंग करेगी, और टेक्नोलॉजी हमको एक, जैसा अनिल जी ने कहा, वो एक नए आयाम पे लेके जाएगी। मेरा तो पूरा विश्वास है इस बात। टेक्नोलॉजी की मतलब डिजिटल इंडिया से आप जी 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 जी। डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से यूज़ में ली जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में। आज आप देखिए यूपीआई का पेमेंट, जो जर्मन चांसलर भी बहुत प्रभावित हुई, जिसको देख करके अखबारों में कुछ खबर थी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? टेक्नोलॉजी से आई हैं। आज हमारा सशक्तिकरण हो गया, एक आम नागरिक सशक्त है आज। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर विच हैज़ प्रोवाइडेड जो इंक्लूसिव ग्रोथ जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, वही हमें आगे नए आयाम पर ले जाएगा। एक बात जोड़ू जो सर ने अभी कहा, जो इंक्लूजन, अब मैं एक ही आंकड़ा देता हूँ आपको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जी। तो ये डीबीटी जो है कैसे हुआ, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आधार को जोड़ा आपके मोबाइल से, मोबाइल को जोड़ा आपके जनधन अकाउंट से, तो एक तरीके से इसको आप एक इकोनॉमिक जीपीएस कह सकते हो। तो मतलब अनिल को आइडेंटिफाई कर दिया। पहले तो सोशल वेलफेयर का जो प्रोग्राम था, पहले लीकेजेस बहुत होते थे। तो आपको एक ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बचाव आप सोचिए कितना हुआ है क्यूमुलेटिवली। 3 लाख करोड़ भारत सरकार के बचे हैं अभी तक ये डीबीटी के थ्रू। अब यही जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में कहा, यही है मनी, जो पैसे जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जो गरीबी जो रेखा से उठाने के लिए, मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो निवेश के लिए ये जो आप सर ने अभी कहा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंक्लूजन, जो अभी जो देश में हमें दिख रहा है। मतलब कि जो पहले होता था, हम बाहर से अंदर देखते थे, तो आपने जब 40 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाया, अब वो सिस्टम के अंदर है, अब अंदर से बाहर देख रहे हैं, तो नज़ारा बहुत फ़र्क है। जी। और एक समय ऐसा था जब डिजिटल इंडिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे प्रधानमंत्री, तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि इस गांव देहात के इस देश में डिजिटल इंडिया किस तरीके से सफल होगा। लेकिन जब आप क्रांतिकारी बदलाव के लिए कोई कदम उठाते हैं तो लोग भी साथ देते हैं। मतलब जन भागीदारी कहीं ना कहीं हुई है, लोग जुड़े हैं डिजिटल इंडिया के साथ, तभी सफलता के नए प्रतिमान हम लोग कहीं ना कहीं स्थापित कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और यही चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, पीएम गति शक्ति जो चल रही है, और जिस प्रकार से उसका मॉनिटरिंग की जा रही है, वो इतनी सशक्त है, इतनी डीप है कि कोई भी छोटा सा भी अवरोध आ रहा है, जो भी कोई इंटरप्शन आ जाता है, कोई है, उसकी हाई लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है। और इसका प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार से वो अवरोध दूर हो जाए, और वो कार्यक्रम जो है, जो आपने हाईवेज़ की बात की, रूरल रोड्स की बात की, ट्रांसमिशन लाइंस की बात हो, कोई और इस प्रकार की चीज़ हो जो भी इंफ्रा रिलेटेड है, तो उसमें जो गति आती है, जो एक कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन, जो दो चीज़ हम बात करते हैं, वो टाइम ओवररन ना हो, उसका प्रयास है। तो ये सारी चीज़ें ही प्रगति के रास्ते पे हमें और लेके जा रही हैं। जी। ये एमएसएमई कह सकते हैं बैकबोन होती है अर्थव्यवस्था की। एमएसएमई को लेकर जो पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो भी फलीभूत हो रहे हैं, वो फ्रूटफुल हो रहे हैं, उसके भी रिजल्ट्स सामने आने लगे हैं, तो उससे भी तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। आपने कोविड के टाइम पे याद होगा, एक वर्किंग कैपिटल का आरबीआई ने हिसाब किया था, तो इनके जो निवेश सब प्रोटेक्ट हुआ था। बट उसके पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ यूपीआई पे, आपने अभी जी जो जी जी मेंशन डिजिटल इंडिया किया की बात की है, तो उसमें ना अभी 10 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है पिछले महीने। तो आप सोचिए उसमें 70% जो है 500 रुपये के नीचे है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आम पब्लिक ही यूज़ कर रहा है। मतलब ये आप और मैं ही नहीं है, मतलब आम पब्लिक। आप रेडे पे जाइए, जैसे वो आजकल छाछ वाला भी आता है आपके पास साइकिल लेकर, वो कहता है कि यूपीए से मैं 10 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो जर्मन एम्बेसडर जो था, वो सब्जी ले रहा है क्यूआर कोड लगा के। तो आप सोचिए सब्जी वाले के पास क्यूआर कोड ही है ना, तो वही कर रहा है। तो एडॉप्शन जो है ना,
ये हमारे मन में ना एक गलत एक एक वहम सा रहता है कि जो गरीब तबके का है वो टेक्नोलॉजी समझता नहीं है। उनके जो इंट्यूटिव माइंड है ना, आप मेरे घर में जो काम करता है वो अनपढ़ है, लेकिन वो मोबाइल यूज़ करता है, उसने सारे नंबर रट लिए हैं, तो वो देखता ही नहीं है, ऐसे ही मार देता है नंबर सारे। तो सोचिए अब इसके उसने अपने अनपढ़ का जो एक बैरियर था उसको ओवरकम कर लिया जी। तो जनरल पब्लिक में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। और आपका एमएसएमई का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यही अब फ़र्क आने वाला है। बिकॉज जो नौकरियां मिलेंगी पब्लिक को, जनरल जो फैक्ट्रियों में नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, तो ये एमएसएमई सेक्टर का टर्न अराउंड हल्के हल्के शुरू हो रहा है। और इनका सबसे बड़ा समस्या है वर्किंग कैपिटल। तो मैंने अभी आपको बोला था ना, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, इसका कुछ नहीं है, ये आपका जो कैश फ्लो जो होता है ना, जैसे सर का जीएसटी ने आपने उदाहरण दिया, तो एमएसएमई वाला जो होता है उनका जीएसटी का कैश फ्लो देखते हैं, तो उसके बेसिस पे अब क्रेडिट मिलता है। पहले आपको कोलैटरल रखना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था, घर, कोई प्रॉपर्टी कुछ होता था, ऐसे नहीं है अब वो पिवट हो रहा है। और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपका जो डेटा है उसको मोनेटाइज किया जा रहा है। तो एमएसएमई का वर्किंग कैपिटल सबसे बड़ा समस्या उनका वो है। नहीं तो वो जो इंटरेस्ट पे लेते हैं 22-23 मतलब 32% पे लेते हैं। अभी बैंक से आपको वर्किंग कैपिटल लोन जैसे हमको मिलता है उनको भी मिलेगा। जी जी। इसमें एक इजाफा मैं और करना चाहता हूँ कि हमने इसी वर्ष में जो बजट में बदलाव लाए और एमएसएमई की जो समस्या थी भुगतान करने की, कि बड़ी कंपनी जो है वो भुगतान नहीं करती समय पे, तो अब हमने जो एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दी है, अगर उसमें भुगतान नहीं करती तो उसको उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, भुगतान करने पर ही उसको खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। तो हमारा सोच ऐसा है, टैक्स की तरफ से भी हमने अपना प्रयास किया है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एमएसएमई की फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो भुगतान समय पे नहीं करती और एमएसएमई परेशान होता है, तो वो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इट विल बी ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर द बिग कंपनी, तो वो उसका भुगतान करेगी उसको समय पे अपना डिडक्शन लेने के लिए। तो दोनों के लिए विन विन है, बड़ी कंपनी के लिए भी और एमएसएमई के लिए भी। और उसकी टैक्स की बचत उसकी यहाँ होगी और एमएसएमई के लिए उसके वर्किंग कैपिटल जो है वो जो उसने चूँकि खर्चा कर चुका है वो उसको मुहैया हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। स्टार्टअप्स जब उसकी घोषणा की गई थी तो वो जो धीरे धीरे से प्रवान चढ़ रही है और नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स जो है कॉलेज से निकलते ही सीधे अपना बिजनेस कर रहे हैं, न केवल शुरू कर रहे हैं बल्कि उसको एक मुकाम पर भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो क्या उसके पीछे प्रधानमंत्री की सोच तो है ही, हमारी पॉलिसीज भी काम कर रही हैं? बिल्कुल। आप इकोसिस्टम जो है ना पूरा बदल गया है। इन्होंने शुरू में ही सर ने कहा था कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन्होंने इशारा किया था, उसका बड़ा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप पिछले 10 साल में देखिए कितना भारी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप डिजिटल इकोनॉमी पर जब जा रहे हो तो फेसलेस सीबीडीटी ने अभी इनकम टैक्स वालों ने फेसलेस अभी कर दिया है रिव्यू। तो हर जगह ना आप जो एक फ्रिक्शन लाते थे सिस्टम में, एक बीच में एक आदमी बाधा होता था, कुछ भी हो वो बाधा डिले होता था, वो बैरियर्स को हटा दिया गया। आप एटीएम का उदाहरण देख लीजिए। आपको आप थोड़ा आपको याद होगा कि आपको अपने बैंक से पैसे विड्रॉ करने के लिए 45 मिनट 1 घंटा लगता था। आज आप एटीएम में जाइए, अब तो एटीएम छोड़िए, यूपीआई लगाइए तो आपको तुरंत पैसा। तो फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन सब से ना एक इकोसिस्टम बदल गया इस देश का। तो आप यदि आज आप स्टार्टअप शुरू करोगे, आपका चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत अच्छा है। जी जी। एक्सपोर्ट जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें भी हम लोगों ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग पहले आयातक होते थे, डिफेंस से जुड़े हुए सामान को हम अलग अलग देशों से लेते थे, देते कम थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है। जो हम बना रहे हैं, मेक इन इंडिया भी उसके पीछे कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, बट इसको ये डिपेंड करता है ग्लोबल सिचुएशन पे। जी। अभी आप जो दुनिया का स्थिति देख रहे हैं, सब जगह से बुरी खबर है। चीन दब रहा है, अमेरिका दब रहा है, यूरोप दब रहा है। तो ग्लोबल मार्केट कंड्यूसिव नहीं है। बट आपका जो अपना ढांचा है वो तो बदल रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया, फिर पीएलआई स्कीम में जो आए हैं, इन सब में बदलाव आ रहा है। तो बदलाव जो आप ना 1 साल 5 साल मत देखिए, अगले 30 साल में देखिए जो बदलाव आएगा। तो वो अब वैसे आप देखेंगे, जैसे हमने आंकड़े दिए कि 2047 में क्या होगा,
तो उस तरीके से आप देखेंगे तो बदलाव ये एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह में धीरे धीरे आता रहेगा। जी जी। ये 3-4 क्षेत्र में बात करूंगा इसमें। एक तो जो आपका यूनिकॉर्न जो हमारे यहाँ है स्टार्टअप में, लगभग 100 से अधिक 115 यूनिकॉर्न हैं हमारे यहाँ। वो सब इसने लगभग पिछले 6 से 7 साल के बीच में संभव हुआ है। और वो जिस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक वो है। और दूसरा जो आपने एक्सपोर्ट की बात की, निर्यात की बात की, निर्यात में नए सेक्टर आ रहे हैं। देखिए डिफेंस आपने बोला, एक जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है हमारी, जिस प्रकार से एक हम सॉफ्टवेयर में थे किसी समय, उसी प्रकार से अब हम ड्रोन में जा सकते हैं और जा रहे हैं। लाइकवाइज डिफेंस, ड्रोन और एक सेमीकंडक्टर, जो कि एक बड़ा क्षेत्र है और बड़ा इकोनॉमी का एक पहलू है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे हम प्रगतिशील होंगे और प्रगतिवान होंगे तो एक सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ हो जाएगी भविष्य में जहाँ पे कि हमारे लिए जी जी। ताइवान शायद सबसे जो है ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश है। उसको भी शायद आने वाले समय में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने इसको लेकर अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। प्रतिम भी जी, ये हमें नहीं लगता ये ऐसे इधर और ये बाइनरी में मत सोचिए कि हम उनको रिप्लेस करें। जो दुनिया में आप ग्लोबल सप्लाई चेन देख लीजिए, किस ये सेमीकंडक्टर ही देख लीजिए, तो इसमें कोई देश 100% इसके कंपोनेंट बना नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो हर जगह से सोर्स करना पड़ता है, तो रिप्लेस नहीं होगा। मतलब आपका जो इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा, बट आप शायद एक दूसरे कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बट एक दूसरे को रिप्लेस करना मुझे लगता है वो नहीं। वैसे मत, बाइनरी से मत देखिए, इधर और नहीं है, ये सब साथ में जुड़कर ही होगा। बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन बना है, इसमें साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, अलग अलग होकर आगे दुनिया बढ़ नहीं सकता। जी जी। चलिए अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। जो एक टारगेट प्रधानमंत्री ने सेट किया है, अगले 25 बरस का गोल जो सेट किया है विकसित भारत का, उसको लेकर आपको क्या रोड मैप नज़र आ रहा है? देखिए, जो जिस प्रकार से हम लोग मंत्रालय में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही स्पष्ट चिंतन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से हम लक्ष्य तय करें, क्या हमारे लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने चाहिए। किस प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है सामने विकसित भारत का, वो हम कैसे अटेन कर पाएँ, कैसे प्राप्त कर पाएँ। तो वो बहुत ही क्लियर जो है सामने है, विजन सामने है, और उसी के तहत हम लोग सब काम कर रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी हो पाए, क्योंकि मैं इसीलिए सब कह रहा हूँ, टैक्स पेयर ना बोल के सिटीजन सेंट्रिक हो पाए, हम लोगों के लिए टैक्स पेयर सेंट्रिक हो पाए, और बाकी जो हमारी जनता है, सारे भारतवासी हैं, उनके लिए सिटीजन सेंट्रिक कैसे पॉलिसी हो, इसके ऊपर मूल जो है वो फोकस है, थ्रस्ट है। और उसी के तहत सारी मंत्रालय, मतलब जो कि हम लोग सब मीटिंग्स में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वही उसी तरफ प्रयास चल रहा है। जी जी, आखिरी स्टेटमेंट। मैं पत्रकार की तरफ समझाऊंगा, क्योंकि मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो विज़न है सही जगह है, बट पहले भी विज़न आए, बट पहले भी भारत ने, मतलब वो कहते हैं ना, फ्लैटर टू डिसअपॉइंट। बट अभी तो हम जो बदलाव देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। अब ये दुनिया बदल चुका है। अब जैसे कोविड आया, अभी क्लाइमेट चेंज के झटके आ रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। तो देश का जितना रेजिलियंस बढ़ेगा, और बॉटम लेवल को आप लेके चलिए, जैसे अब गरीबी रेखा ख़त्म, अब एक एम्पावरमेंट रेखा चाहिए हमें ऐसे गोल्स हमारे बदलते जाएंगे, तो देश में भी ये माइंडसेट बदलता जाए। इसी उम्मीद से मैं यही कहूँगा कि माई कप इज़ ऑलवेज हाफ फुल। क्या बात है, वाह। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत कम समय में बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला, और क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या जो रोड मैप हम लोगों ने अपनाया है विकसित राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए, वो सही है या नहीं है, उस पर भी आपने प्रकाश डाला। अनिल पद्मनाभन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।